क्या इस बात पर यकीन करना आसान है कि जिन लोगों ने भारत का वो विशाल और विस्तृत संविधान लिखा, मतलब जो हमारे देश का सबसे बड़ा कानूनी ग्रंथ है, उन्होंने असल में ये तय ही नहीं किया कि लंबी अवधि में भारत का नागरिक कौन होगा। उन्होंने इस सबसे महत्वपूर्ण सवाल को बस भविष्य के लिए टाल दिया था। सुनने में ये बहुत अजीब लगता है ना, लेकिन ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है। संविधान निर्माताओं ने उस समय नागरिकता का कोई स्थायी कानून बनाया ही नहीं था। राइट, और यही बात इस विषय को इतना दिलचस्प बनाती है। आज की हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र बिल्कुल यही है। मतलब भारत की राज व्यवस्था का वो बुनियादी पहलू जो ये तय करता है कि इस देश का असली हकदार कौन है। बिल्कुल। तो हमारे पास आज संविधान के अनुच्छेदों, 1955 के नागरिकता अधिनियम और कुछ बहुत ही अहम ऐतिहासिक दस्तावेजों का पूरा अंबार है। और हमारा मिशन आज नागरिकता के इस पूरे ताने बाने को सुलझाना है। मतलब कौन इस देश का कानूनी हिस्सा है, ये पहचान मिलती कैसे है, ये छिन कैसे सकती है, और जो भारतीय विदेशों में बस गए हैं उनका क्या स्टेटस है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये चर्चा सिर्फ परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए या किताबी ज्ञान के लिए नहीं है। सही बात है। ये हर उस जिज्ञासु इंसान के लिए है जो ये समझना चाहता है कि किसी देश की सीमाओं के भीतर आपके वजूद का, आपकी मौजूदगी का कानूनी मतलब असल में होता क्या है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा की बुनियाद इस बात पर टिकी है कि नागरिकता महज एक पासपोर्ट या कोई वोटर आईडी कार्ड होने का नाम नहीं है। देखो, ये असल में राज्य और व्यक्ति के बीच एक बहुत ही गहरा कानूनी और सामाजिक समझौता है। एक ऐसा एग्रीमेंट जहां दोनों एक दूसरे के प्रति जवाबदेह होते हैं। अच्छा, अगर इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझें तो नागरिकता किसी बहुत ही खास, मतलब एक वीआईपी क्लब की मेंबरशिप जैसी है। हाँ, बिल्कुल सही उपमा है ये। मतलब दुनिया के किसी भी देश में जब आप जाते हैं तो वहां मुख्य रूप से दो ही तरह के लोग सड़क पर चल रहे होते हैं। एक वो जो उस देश के नागरिक हैं, यानी उस वीआईपी क्लब के पक्के सदस्य, और दूसरे वो जो विदेशी हैं, जिन्हें कानूनी भाषा में एलियंस कहा जाता है। एग्जैक्टली। तो सारा खेल इस बात का है कि उस क्लब के अंदर बैठे लोगों को ऐसे कौन से खास अधिकार या एक्सक्लूसिव राइट्स मिल रहे हैं जो बाहर लाइन में खड़े लोगों को नहीं मिलते। वीआईपी क्लब वाली उपमा काफी हद तक तस्वीर साफ कर देती है, लेकिन इस क्लब के बाहर जो लोग खड़े हैं ना, यानी विदेशी, उन्हें भी हमारा कानून दो अलग अलग चश्मों से देखता है। अच्छा, दो अलग चश्मे कैसे? दस्तावेजों में विदेशों की दो श्रेणियां बताई गई हैं। एक है विदेशी मित्र यानी फ्रेंडली एलियंस, और दूसरे हैं विदेशी शत्रु यानी एनिमी एलियंस। अरे बाप रे, विदेशी शत्रु! ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म की बात हो रही हो। इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा है। विदेशी मित्र वो लोग हैं जिनके देशों के साथ भारत के शांतिपूर्ण और सकारात्मक कूटनीतिक संबंध है। मतलब नॉर्मल देश। हाँ, लेकिन विदेशी शत्रु उस देश के नागरिक हैं जिसके साथ भारत का आधिकारिक रूप से युद्ध चल रहा हो, और ये अंतर सिर्फ कागजी नहीं है। तो इसका कोई लीगल असर भी होता है? बिल्कुल। युद्ध की स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर होती है ना, इसीलिए शत्रु देश के नागरिकों को वो बुनियादी कानूनी सुरक्षा भी नहीं मिलती जो बाकी आम विदेशियों को मिलती है। कोई उदाहरण देकर समझाएंगे? उदाहरण के लिए संविधान का अनुच्छेद 22 ले लीजिए। ये किसी भी व्यक्ति को मनमानी गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ सुरक्षा देता है, लेकिन ये विदेशी शत्रुओं पर लागू नहीं होता। ओह, मतलब उन्हें बिना किसी... हाँ, उन्हें जासूसी या तोड़फोड़ के शक में बिना सामान्य कानूनी प्रक्रियाओं के सीधे हिरासत में लिया जा सकता है। बाप रे, ये तो बहुत सीरियस है। खैर, ये तो बात हो गई कि बाहर वालों के साथ कैसा बर्ताव होता है। अब वापस उस वीआईपी क्लब के अंदर चलते हैं। एक भारतीय नागरिक होने के नाते ऐसे कौन से विशेषाधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए रिजर्व हैं? ये विशेषाधिकार ने सीधे तौर पर हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों से जुड़े हैं। जैसे अनुच्छेद 15 को ही ले लीजिए। अनुच्छेद 15। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मतलब कोई विदेशी भारत में आके ये दावा नहीं कर सकता कि उसे किसी खास जगह जाने से क्यों रोका जा रहा है, लेकिन एक नागरिक कर सकता है। एकदम सही। इसी तरह अनुच्छेद 16 है जो लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की गारंटी देता है। मतलब भारत सरकार की नौकरी पर पहला हक भारतीय का ही होगा। बिल्कुल। और इसके अलावा जहां तक मैं इन दस्तावेजों को पढ़ पा रहा हूं, अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाली आजादी भी इसी लिस्ट में है। हाँ, बिल्कुल है। मतलब बेबाक तरीके से अपनी बात रखने की स्वतंत्रता।
बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का हक और देश के किसी भी कोने में आबाद रूप से घूमने और बसने की आजादी, ये सब भी तो सिर्फ नागरिकों के ही खाते में जाती है ना? एग्जैक्टली और इसमें एक बहुत ही संवेदनशील हिस्सा भी शामिल है, अनुच्छेद 29 और 30। अच्छा, इनमें क्या खास है? ये दोनों अनुच्छेद विशेष रूप से भारत में रहने वाले अल्पसंख्यकों को अपनी अनूठी संस्कृति, भाषा और लिपि को बचाए रखने और अपने शिक्षण संस्थान चलाने का मौलिक अधिकार देते हैं। मतलब कोई बाहरी समूह यहाँ आकर अपनी संस्कृति थोपने या उसके लिए संवैधानिक सुरक्षा मांगने का दावा नहीं कर सकता। राइट। इन अधिकारों को सुनकर तो लगता है कि ये वीआईपी सदस्यता लिटरली बहुत ताकतवर है। और बात सिर्फ इन सामाजिक अधिकारों की नहीं है, इस देश के पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को चलाने का रिमोट कंट्रोल भी इसी क्लब के पास है। बिल्कुल सही कहा आपने। वोट डालना हो, संसद या विधानसभा का चुनाव लड़ना हो, ये सब सिर्फ नागरिक ही तो कर सकते हैं। और सिर्फ चुनाव लड़ना ही क्यों, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज जैसे जो सर्वोच्च संवैधानिक पद हैं, उन पर बैठने का अधिकार भी केवल और केवल नागरिकों को ही है। और यहाँ ना एक तुलना करना बहुत दिलचस्प होगा। अमेरिका के संविधान और हमारे संविधान में एक बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, वो क्या फर्क है? देखो, अमेरिका में अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है तो उसका जन्म से अमेरिकी नागरिक होना अनिवार्य है। ओके। अगर कोई बाहर से आकर वहां की नागरिकता लेता है तो वो कभी भी राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन भारत का लोकतंत्र इस मामले में कहीं ज्यादा खुला है। मतलब हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है? नहीं, यहाँ कोई व्यक्ति चाहे जन्म से नागरिक हो या उसने बाद में कानूनी प्रक्रिया के जरिए, जिसे नेचुरलाइजेशन कहते हैं, उसके जरिए नागरिकता हासिल की हो, वो भारत का राष्ट्रपति बनने के पूरी तरह से योग्य है। वाओ, ये वाकई एक बहुत ही शानदार और प्रगतिशील बात है। एक बार आप भारतीय बन गए तो सर्वोच्च पद तक पहुंचने के सारे दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जाहिर है, इतने भारी भरकम अधिकारों वाले इस वीआईपी क्लब की कोई कीमत तो होगी? हाँ, अधिकार कभी भी अकेले नहीं आते, वे हमेशा जिम्मेदारियों के साथ आते हैं। ड्यूटीज। एक नागरिक से ये अपेक्षा की जाती है और ये उसका कानूनी कर्तव्य भी है कि वो नियमित रूप से अपने कर यानी टैक्स चुकाए, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे और जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा भी करे। बिल्कुल, अगर कभी देश पर कोई संकट आए तो उसकी रक्षा के लिए खड़ा होना भी हमारा कर्तव्य है। तो ये पूरी तरह से एक दो तरफा रास्ता है। अब ये सारे अधिकार और कर्तव्य सुन के मेरे दिमाग में वही सवाल वापस आ रहा है जिससे हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी। कौन सा सवाल? वही कि अगर ये सदस्यता इतनी ही अहम है तो 1947 में जब देश आजाद हुआ तब ये कैसे तय किया गया कि किसे ये सदस्यता मिलेगी और किसे नहीं? उस समय की स्थिति की जरा कल्पना कीजिए। 1947 का वो दौर मानव इतिहास के सबसे बड़े और दर्दनाक विस्थापनों में से एक था। हाँ, वो तो था। लाखों लोग नई खींची गई सीमाओं के इस पार से उस पार जा रहे थे। पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल था। ऐसे में संविधान निर्माताओं के लिए कोई एक स्थायी अचूक नियम बनाना लिटरली असंभव था कि कौन भारतीय है। इसीलिए उन्होंने उस वक्त कोई स्थायी कानून नहीं बनाया। एग्जैक्टली। उन्होंने जो किया उसे आप कानूनी भाषा में तदर्थ या आसान शब्दों में प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड कह सकते हैं। फर्स्ट एड अच्छी उपमा है। हाँ, उन्होंने केवल उस समय की तत्कालीन उथल-पुथल को शांत करने के नियम बनाए। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो उसके भाग 2 ने, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 शामिल है, केवल 4 खास श्रेणियों के लोगों को भारत का नागरिक माना। दस्तावेजों के मुताबिक वो 4 श्रेणियां काफी विशिष्ट थीं। पहली तो वो जो सीधे तौर पर भारत के मूल निवासी थे। सही। दूसरी श्रेणी उन प्रवासियों की थी जो पाकिस्तान से अपनी जान बचाकर भारत आ गए थे। बिल्कुल। और तीसरी श्रेणी एक बहुत ही अजीब लेकिन इंसानी त्रासदी से जुड़ी थी। वो कैसे? ये वो लोग थे जो बंटवारे के तुरंत बाद यानी 1 मार्च 1947 के बाद पहले तो पाकिस्तान चले गए। अच्छा, फिर? लेकिन वहां के हालात देखकर या किसी अन्य कारण से वे पुनर्वास के परमिट के साथ हमेशा के लिए वापस भारत लौट आए। संविधान ने उन्हें भी अपनाया। ये तो बहुत गहरी बात है। और चौथी श्रेणी थी भारतीय मूल के उन लोगों की जो दुनिया के अन्य देशों में रह रहे थे और जिन्होंने वहां के भारतीय दूतावास में अपना पंजीकरण करा लिया था। तो 1950 में संविधान ने सिर्फ उस आग को बुझाने का काम किया जो बंटवारे से लगी थी।
हाँ, उसने एक तात्कालिक नींव रखी। बिल्कुल। लेकिन जो भविष्य में बच्चे पैदा होंगे या जो बाहर से आना चाहेंगे, उनका क्या? उनके लिए क्या सोचा गया? उसी के लिए तो संविधान निर्माताओं ने एक मास्टर स्ट्रोक चला। व्हाट इज फैसिनेटिंग हियर इज कि उन्होंने अनुच्छेद 11 के जरिए संसद को ये पूरी और निर्विवाद शक्ति दे दी कि वो भविष्य में नागरिकता हासिल करने और उसे समाप्त करने के लिए एक विस्तृत और स्थायी कानून बनाए। ओह, तो इसका सीधा सा मतलब है कि संविधान ने सिर्फ नींव रखी, पूरी इमारत तो संसद को ही बनानी थी। बिल्कुल सही पकड़े हैं। और इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए संसद ने पारित किया हमारा नागरिकता अधिनियम 1955। हाँ, और 1955 का ये अधिनियम ही आज हमारे देश में नागरिकता का मुख्य आधार है। इसी ने तय किया कि किन तरीकों से नागरिकता पाई जा सकती है और किन तरीकों से ये छिन सकती है। इसमें प्राप्ति के 5 मुख्य तरीके तय किए गए। वो 5 तरीके कौन से हैं? जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरलाइजेशन, और क्षेत्र समावेष्टि यानी इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। जैसे जब पौंडीचेरी भारत का हिस्सा बना था, तब वहां के लोगों को नागरिकता मिल गई थी। एग्जैक्टली। अच्छा, जन्म वाला हिस्सा तो समझ आता है कि आप यहां पैदा हुए तो आपको नागरिकता मिल गई, लेकिन ये वंश या डिसेंट वाला नियम कैसे काम करता है? वंश का नियम उन बच्चों के लिए है जो भारत के बाहर पैदा होते हैं लेकिन जिनके माता पिता भारतीय हैं। और इसमें ना एक बहुत ही दिलचस्प और ऐतिहासिक सुधार हुआ था। कैसा सुधार? देखो, 1950 से लेकर 1992 तक कानून में एक बड़ा भारी भेदभाव था। अगर कोई बच्चा विदेश में पैदा होता है तो उससे भारतीय नागरिकता तभी मिलती थी जब उसका पिता भारतीय नागरिक हो। क्या? हाँ, माता के भारतीय होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अरे, ये तो सीधे सीधे समानता के खिलाफ था। बिल्कुल था। और इसीलिए 1992 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया। अब नियम ये है कि बच्चे के जन्म के समय माता या पिता दोनों में से कोई भी एक अगर भारतीय नागरिक है तो उस बच्चे को वंश के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। ये बदलाव बहुत बहुत जरूरी था। लेकिन मुझे दस्तावेजों में जिस तरीके ने सबसे ज्यादा हैरान किया या सोचने पर मजबूर किया, वो है प्राकृतिक रूप से या नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिकता पाना। वो काफी दिलचस्प है। अगर कोई विदेशी भारत का नागरिक बनना चाहता है तो शर्तें बहुत ही सख्त हैं। मतलब आवेदन करने से पहले के 14 सालों में से उसे कम से कम 11 साल भारत में बिताने होते हैं। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी शर्तें हैं। बिल्कुल, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए और सबसे अहम बात, उसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं में से कम किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, किसी विदेशी के लिए एक नई भाषा सीखना इतना अनिवार्य क्यों बनाया गया? इसके पीछे का सीधा तर्क है सांस्कृतिक जुड़ाव या असिमिलेशन। अगर आप हमेशा के लिए इस देश का हिस्सा बनना चाहते हैं, यहाँ वोट देना चाहते हैं, तो आपको यहाँ के लोगों, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के समाज से संवाद करना आना चाहिए ना। और भाषा उस संवाद का सबसे बड़ा माध्यम है। ये पॉइंट तो काफी लॉजिकल है। हालांकि अगर किसी व्यक्ति ने विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य या विश्व शांति के क्षेत्र में कोई बहुत असाधारण काम किया है, तो भारत सरकार इन 11 साल या भाषा वाली कड़ी शर्तों में पूरी तरह से छूट भी दे सकती है। ओह, मतलब टैलेंटेड लोगों के लिए एक फास्ट ट्रैक रास्ता भी है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। अब इसी नागरिकता प्राप्ति वाले हिस्से में ना एक और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा जुड़ा है, असम समझौता या असम एकॉर्ड 1985। दस्तावेजों में इसके लिए कुछ खास कट ऑफ तारीखें दी गई हैं, 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971। इन तारीखों का क्या मतलब है? हाँ, ये तारीखें असल में उस समय की भू राजनीतिक उथल-पुथल का नतीजा है। देखो, 25 मार्च 1971 वो तारीख है जब पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, वहां ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू हुआ था। जब युद्ध के हालात बन रहे थे। हाँ, जिसके बाद वहां से लाखों शरणार्थी जान बचाकर असम और भारत के अन्य हिस्सों में आने लगे। इससे असम के स्थानीय लोगों में अपनी डेमोग्राफी और संस्कृति के छिन जाने का एक बहुत बड़ा डर पैदा हो गया। और इसी वजह से वहां इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। बिल्कुल, और उस आंदोलन को शांत करने के लिए ही 1985 में असम समझौता हुआ। इसके तहत नागरिकता कानून में एक विशेष प्रावधान जोड़ा गया। वो प्रावधान क्या था? इसमें तय हुआ कि जो भारतीय मूल के लोग 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से असम आ गए थे,
उन्हें तो नागरिक मान लिया जाएगा। ओके। लेकिन जो लोग 1 जनवरी 1966 के बाद और 25 मार्च 1971 से ठीक पहले आए थे, उन्हें खुद को पंजीकृत करना होगा। मतलब उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हाँ, उन्हें नागरिकता तो मिलेगी, लेकिन अगले 10 सालों तक उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा। ये उस समय के एक बहुत ही गहरे संकट को सुलझाने का एक बीच का रास्ता था। सही कहा। चलिए, नागरिकता मिलने की प्रक्रिया तो अब काफी स्पष्ट हो गई है, लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब बात नागरिकता छीनने की आती है। हाँ, वो हिस्सा भी कम अहम नहीं है। 1955 का अधिनियम नागरिकता खोने की 3 तरीके बताता है। पहला है स्वैच्छिक त्याग या रिनंसिएशन, यानी कोई खुद ही अपने पासपोर्ट को सरेंडर कर दे कि भाई मुझे अब भारतीय नहीं रहना। और दूसरा है बर्खास्तगी या टर्मिनेशन। इसमें क्या होता है? देखो, भारत का कानून इस मामले में बहुत सख्त है। हम एक से ज्यादा देशों के प्रति निष्ठा रखने की इजाजत बिल्कुल नहीं देते। राइट, सिंगल सिटीजनशिप। हाँ, तो अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी भी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता उसी पल अपने आप बर्खास्त हो जाती है। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि इन दोनों में व्यक्ति की अपनी मर्जी शामिल है। लेकिन ये जो तीसरा तरीका है, वंचित करना या डेप्राइवेशन, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि सरकार किसी की भी नागरिकता जबरन छीन सकती है। जरा रुकिए, ये तो सत्ता का बहुत बड़ा और खतरनाक हथियार बन सकता है, खासकर राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ। क्या ऐसा इतनी आसानी से हो सकता है? नहीं, आपका ये डर स्वाभाविक है, लेकिन कानूनी तौर पर यह इतना आसान बिल्कुल नहीं है। अच्छा। सरकार किसी भी आम नागरिक, विशेषकर जो जन्म से भारत का नागरिक है, उसकी नागरिकता यूं ही नहीं छीन सकती। वंचित करने की ये शक्ति मुख्य रूप से उन लोगों पर लागू होती है जिन्होंने पंजीकरण या नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिकता हासिल की है। ओके, तो सरकार किन हालात में ये कदम उठा सकती है? ऐसी किसी भी बात पे तो नहीं छीन सकती ना? बिल्कुल नहीं। इसके लिए परिस्थितियां बहुत गंभीर होनी चाहिए। जैसे अगर ये साबित हो जाए कि व्यक्ति ने फर्जी दस्तावेज देकर या धोखाधड़ी से नागरिकता ली थी, फ्रॉड किया हो, या फिर उसने भारत के संविधान के प्रति खुला अनादर या विश्वासघात दिखाया हो। और सबसे संगीन मामला तब बनता है जब युद्ध के दौरान किसी ने शत्रु देश के साथ गैर कानूनी रूप से संपर्क किया हो या उनकी मदद की हो। ये तो सीधा सीधा देशद्रोह वाली बात हो गई। हाँ, और इसके अलावा एक और नियम है। अगर किसी ने नेचुरलाइजेशन से नागरिकता ली और उसके 5 साल के भीतर ही उसे दुनिया की किसी भी देश में 2 साल या उससे ज्यादा की जेल हो जाए, तो उसकी भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है। ओ, मतलब आपने नागरिकता ली और तुरंत बाद कोई बड़ा क्राइम कर दिया? अच्छा, मतलब ये कोई मनमानी शक्ति नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता को बनाए रखने की एक लीगल ढाल है। एग्जैक्टली। खैर, अब इस चर्चा को एक कदम और आगे ले चलते हैं। मान लीजिए मुझे नागरिकता मिल गई, मैं इस वीआईपी क्लब का स्थायी सदस्य बन गया, तो क्या इसका मतलब यह है कि पूरे भारत में हर नागरिक पूरी तरह से 100% एक समान है? सिद्धांतिक रूप से देखा जाए तो हाँ, और इसे समझने के लिए ना हमें फिर से अमेरिका या स्विट्जरलैंड की तरफ देखना होगा। क्यों? वहाँ क्या अलग है? वहाँ दोहरी नागरिकता होती है। मतलब एक व्यक्ति पूरे अमेरिका का नागरिक भी होता है, और मान लीजिए वो कैलिफोर्निया में रहता है, तो वो कैलिफोर्निया राज्य का भी अलग से नागरिक होता है। अच्छा। और राज्य अपने नागरिकों को कुछ अलग से विशेष सुविधाएं दे सकते हैं। लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। भारत इतनी विविधताओं से भरा देश है कि अगर यहाँ राज्यों को अपनी अलग नागरिकता देने का हक दे दिया जाता, तो शायद देश की एकता ही खतरे में पड़ जाती। हर राज्य अपना अलग नियम चलाने लगता। हाँ, इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का सिद्धांत अपनाया। राइट। आप चाहे तमिलनाडु में पैदा हुए हों या पंजाब में, आप केवल और केवल भारत के नागरिक हैं और पूरे देश में समान अधिकारों के हकदार हैं। बात तो वही है, लेकिन अगर हम सब वास्तव में एक ही क्लब के बराबर के सदस्य हैं, तो मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या? हम अक्सर देखते हैं कि कुछ राज्यों में सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलती है, या फिर देश के कुछ हिस्सों में आप जाकर जमीन या घर नहीं खरीद सकते। अगर नागरिकता एक है, तो ये अलग अलग नियम क्यों? ये तो सीधा विरोधाभास है। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये ऊपर से विरोधाभास जरूर लगता है, लेकिन असल में ये समानता के सिद्धांत का कोई उल्लंघन नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये कमजोर वर्गों के लिए एक सुरक्षा कवच है। संविधान खुद इसके लिए कुछ अपवाद या एक्सेप्शंस तय करता है। कैसे? जरा नौकरियों वाले हिस्से को समझाइए। देखो, अनुच्छेद 16
लोक नियोजन में समानता की बात करता है, लेकिन उसी के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो कुछ विशेष क्षेत्रों में रोजगार के लिए निवास यानी रेजिडेंस की शर्त लगा सकती है। ये शर्त क्यों लगाई जाती है? ऐतिहासिक रूप से जिन राज्यों या इलाकों का विकास नहीं हुआ था, वहां के स्थानीय लोगों को नौकरियों में सुरक्षा देने के लिए ऐसा किया गया। अच्छा, ताकि बाहर के लोग आकर उनकी नौकरियां ना ले लें। एग्जैक्टली हाँ। जैसे वर्तमान में ये व्यवस्था मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में लागू है। ये भेदभाव के लिए नहीं, बल्कि ऐतिहासिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए है। और जमीन खरीदने या बसने पर जो रोक है, मान लीजिए मैं देश की किसी जनजातीय इलाके मतलब ट्राइबल एरिया में जाकर बसना चाहता हूं, तो मुझे क्यों रोका जाता है? क्योंकि वहां बात सिर्फ जमीन की नहीं है, वहां बात एक पूरी सभ्यता और संस्कृति को बचाने की है। वो कैसे? अनुच्छेद 19 आपको पूरे देश में बसने की आजादी देता है, लेकिन वो अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए अपवाद भी करता है। सोचिए, अगर बाहरी अमीर लोग जाकर किसी छोटे से जनजातीय इलाके की सारी जमीनें खरीद लें, तो वहां के मूल निवासियों का क्या होगा? वो तो बेघर हो जाएंगे, उनकी संस्कृति छिन जाएगी, खत्म हो जाएंगे। इसीलिए वहां बाहरी लोगों के प्रवेश और संपत्ति खरीदने पर रोक है, ताकि उनका शोषण न हो। हाँ, तो इसका मतलब है कि नियम सबके लिए एक हैं, लेकिन जहां किसी कमजोर वर्ग को संरक्षण की जरूरत है, वहां क्लब के नियमों में थोड़ी लचक दी गई है। ये वाकई एक बहुत ही संतुलित नजरिया है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब उन लोगों की बात करते हैं जो इस क्लब के सदस्य तो थे, लेकिन दुनिया घूमने, पढ़ने या काम के सिलसिले में देश से बाहर चले गए, जो ग्लोबल बन गए और वहीं बस गए। क्या भारत उनसे अपना रिश्ता पूरी तरह से काट लेता है? अरे बिल्कुल नहीं। भारत हमेशा से अपने डायस्पोरा यानी विदेशों में बसे भारतीयों की ताकत को पहचानता रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सितंबर 2000 में भारत सरकार ने LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी। उनका काम क्या था? उनका काम था ये खोजना कि हम विदेशों में बसे भारतीयों के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। उस समिति ने एक बहुत बड़ी सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि कुछ देशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता दे देनी चाहिए। वेट अ मिनट, लेकिन अभी तो हमने चर्चा की कि भारत का कानून एक से ज्यादा पासपोर्ट रखने की इजाजत ही नहीं देता। अगर कोई दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो भारत की नागरिकता तुरंत बर्खास्त हो जाती है। फिर सरकार ने ये कैसे किया? यही तो पेच है। सरकार ने भी यही कहा कि हम संप्रभुता और निष्ठा के आधार पर दोहरी नागरिकता नहीं दे सकते। तो फिर रास्ता क्या निकला? उन ग्लोबल भारतीयों को जोड़ने के लिए एक बीच का रास्ता निकाला गया, एक तरह का लूप होल कह लीजिए। पहले PIO कार्ड लाया गया, यानी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, और फिर 2005 में OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया योजना शुरू की गई। मैं आपको यहाँ टोकूंगा। ये PIO और OCI का जो चक्कर है ना, इसने लोगों को हमेशा बहुत कंफ्यूज किया है। दोनों में फर्क क्या था और अब करंट सिचुएशन क्या है? सालों तक ये दोनों स्कीम समानांतर चल रही थीं और दोनों के नियम भी अलग-अलग थे। इसी भ्रम को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए 2015 में एक संशोधन किया गया। सरकार ने PIO स्कीम को पूरी तरह से OCI के साथ मिला दिया। मतलब अब PIO नहीं रहा? नहीं, आज की तारीख में सिर्फ एक ही योजना वजूद में है, जिसे OCI कार्ड होल्डर कहा जाता है। अच्छा, तो अगर हम इसे अपने उसी पुराने उदाहरण से समझें, तो क्या OCI कार्ड होल्डर होना हमारे VIP क्लब का एक तरह का ऑल एक्सेस बैकस्टेज पास होने जैसा है? मतलब आप कॉन्सर्ट में आ सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन आप बैंड नहीं चला सकते। ये बैकस्टेज पास वाली उपमा बहुत ही सटीक है। OCI कार्ड होल्डर्स को बहुत सी ऐसी सुविधाएं मिलती हैं जो आम विदेशियों को बिल्कुल नहीं मिलती। जैसे कि? सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि उन्हें भारत आने के लिए आजीवन और बहुउद्देश्य वीजा मिल जाता है, यानी लाइफ लॉन्ग मल्टीपल एंट्री वीजा। वो जब चाहें भारत आ सकते हैं। वाह! और क्या उन्हें बार बार पुलिस थानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं? बिल्कुल नहीं। आमतौर पर जब कोई विदेशी भारत में लंबे समय तक रुकता है तो उसे FRRO यानी विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय में जाकर बार बार रिपोर्ट करना होता है। हाँ, वो जो स्थानीय पुलिस अथॉरिटी होती है। एग्जैक्टली। लेकिन OCI कार्ड होल्डर्स को इस माथापच्ची से पूरी तरह छूट मिलती है। वे कितने भी समय तक भारत में रह सकते हैं। और आर्थिक स्तर पर वहाँ क्या फायदे हैं? आर्थिक और शैक्षिक मामलों में उन्हें लगभग NRI यानी अनिवासी
भारतीयों के बराबर खड़ा कर दिया गया है। मतलब उन्हें विदेशियों वाला भारी भरकम चार्ज नहीं देना पड़ता? बिल्कुल नहीं। आप भारत में घरेलू उड़ानों का सफर करें या किसी नेशनल पार्क में घूमने जाएं, आपसे आम विदेशियों वाला किराया नहीं लिया जाएगा। आपको भारतीयों के बराबर ही फीस देनी होगी। ये तो बहुत बढ़िया है। और तो और, यहाँ तक कि अगर कोई OCI डॉक्टर, डेंटिस्ट, सीए या वकील है, तो वो भारत में अपना पेशा भी प्रैक्टिस कर सकता है। ये तो लिटरली बहुत ही शानदार फायदे हैं। लेकिन जाहिर है हर बैकस्टेज पास की कुछ सीमाएं भी होती हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक OCI कार्ड होल्डर चाहकर भी नहीं कर सकता? दस्तावेजों में इसकी एक बहुत ही स्पष्ट सूची है। सबसे अहम बात, वे भारत में कृषि संपत्ति या बागान यानी एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते। मतलब अगर कोई लंदन में बसा है और वो पंजाब या केरल में कोई खेतों वाला फार्म हाउस खरीदना चाहे तो वो नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं कर सकता। इसके अलावा, चूंकि वे आधिकारिक रूप से भारत के नागरिक नहीं हैं, इसलिए उन्हें वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। कोई वोटिंग राइट्स नहीं। वे लोकसभा, राज्यसभा या किसी भी राज्य विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते। और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, वे संवैधानिक पदों जैसे राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के जज की कुर्सी पर भी नहीं बैठ सकते। यानी आप इस देश के सांस्कृतिक और आर्थिक ढांचे का हिस्सा तो बन सकते हैं, यहाँ आकर काम कर सकते हैं, लेकिन इसका लोकतांत्रिक नियंत्रण आपके हाथों में नहीं होगा। एकदम सही। OCI का मुख्य उद्देश्य उन लोगों की भावनाओं का सम्मान करना और उन्हें भारत से जोड़े रखना है, जिनकी जड़ें यहाँ हैं, लेकिन जिन्होंने अपने काम या जीवन की व्यवहारिक मजबूरियों के चलते किसी और देश का पासपोर्ट अपना लिया है। तो श्रोताओं, आज की इस गहन चर्चा में हमने एक बहुत लंबा और दिलचस्प सफर तय किया है। बिल्कुल। हमने देखा कि 1950 में जब देश उथल-पुथल से गुजर रहा था, तो कैसे संविधान ने सिर्फ एक तात्कालिक प्राथमिक उपचार किया। फिर कैसे